हेलो एवरीवन, मैं हूं उशिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसल नॉर्म्स के बारे में। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studycommerce.net। यहाँ पर क्विज़ेस के सेक्शन में आपको यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स और यूपीएचईएससी से रिलेटेड क्विज़ेस मिल जाएंगे। आप यहाँ पर जा कर के उन क्विज़ेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेगुलरली यहाँ पर सेट को अपडेट किया जाता है। हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं studycommerce.net। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एट ₹500। आप फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसल नॉर्म्स में जान लेते हैं बेसल का क्या मतलब है। तो बेसल एक प्लेस है स्विट्ज़रलैंड में। बेसल नॉर्म्स को हम बेसल अकॉर्ड्स या बेसल रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो बेसल है, ये जो जगह है बेसल, ये हेडक्वार्टर है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का, यानी कि BIS। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को हम बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। बेसल BIS का हेडक्वार्टर है। अब ये जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इसे बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स भी कहा जाता है। क्यों हम इसे बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स कह रहे हैं? क्योंकि ये जो बैंक है BIS, ये क्या करता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड जो बैंक्स हैं वो काम करेंगी। ये रेगुलेशंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो बैंकिंग रेगुलेशंस है वर्ल्ड में, उसको हार्मोनाइज किया जा सके और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। तो BIS में ये जो रेगुलेशंस हैं ये बनाए जाते हैं BCBS के द्वारा, यानी कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन्स। ये वर्ल्ड वाइड बैंकिंग रेगुलेशंस बनाती है ताकि जो बैंक्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या एक रूल के बेस पर काम कर सकें और उनको जो शॉक्स होते हैं या स्ट्रेस होता है उससे उनको बचाया जा सके। तो ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं BCBS के द्वारा, इन्हें हम बेसल नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। BIS का एस्टैब्लिशमेंट 17 मई 1930 को हुआ था। इसके मेंबर्स प्रेजेंट में 63 सेंट्रल बैंक्स हैं। कोई भी कंट्री जो BIS की मेंबर होगी उसका सेंट्रल बैंक इसमें मेंबर होगा, यानी इंडिया में RBI BIS का मेंबर है। इसके जनरल मैनेजर हैं ऑगस्टिन कास्टन। इसका मेन मिशन है सेंट्रल बैंक्स को सपोर्ट करना ताकि उनकी मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाया जा सके, और ये बैंकर फॉर सेंट्रल बैंक्स होता है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक्स को वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ता है। ऐसे कुछ स्ट्रेस, ऐसे कुछ शॉक्स अचानक सामने आ जाते हैं जिनकी वजह से बैंक्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा इंडिया में NPAs हो गए, बहुत बड़े बड़े लोन्स इंडिया में दिए गए, लोगों ने उन लोन्स को वापस नहीं किया, जिसकी वजह से बैंक लॉस में चली गई। और एक बैंक अगर लंबे समय से लॉस में जा रही है तो बैंक करप्ट भी हो सकती है। इसलिए ये अचानक से जो शॉक्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं कमिटी के द्वारा, जो कि BIS की होती है। जो ये शॉक्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि लोन किसी को बैंक ने दिया और वो रिटर्न नहीं आया, इन सब चीज़ों से बचने के लिए BIS कहता है कि एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करके रखना चाहिए बैंक्स को, यानी कि इतना कैपिटल हो कि अगर कोई लॉस होता है तो इस कैपिटल के द्वारा उस लॉस को मीट किया जा सके और डिपॉजिटर्स की मनी को कोई नुकसान न पहुंचे। तो ये जो कैपिटल मेंटेन करने की बात कही जा रही है, इसके लिए CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये डिसाइड किया जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है BIS के द्वारा, जिसको फॉलो करना होता है जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उन्हें। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट भी कहते हैं। इसमें कई तरीके की कमिटीज़ हैं। मोस्टली जो गवर्नर्स हैं सेंट्रल बैंक्स के, उनकी मीटिंग जो होती है वो बाई मंथली होती है, यानी मंथ में 2 बार। नेक्स्ट है BIS कमेटी। BIS में कई सारी कमिटीज़ बनाई गई हैं जो कि एनालिसिस करती हैं और पॉलिसी रिकमेंडेशंस देती हैं। कुछ 6 तरीके की कमिटीज़ हैं। बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, कमिटी ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स, कमिटी ऑन पेमेंट्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मार्केट कमिटी,
सेंट्रल बैंक गवर्नेंस फोरम और इरविंग फिशर कमिटी ऑन सेंट्रल बैंक स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन्स। जो बेसल कमिटी है इसमें 28 जुरिस्डिक्शंस हैं और 45 इंस्टीट्यूशंस इनमें से आती हैं, यानी कि ओवरऑल 45 मेंबर्स हैं जो 28 जुरिस्डिक्शन से आते हैं। आप कह सकते हैं 28 कंट्रीज से आते हैं। ये जो 45 मेंबर्स हैं इसमें सेंट्रल बैंक्स होते हैं और ऐसी कोई अथॉरिटी हो सकती है जिसकी फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हो बैंकिंग बिजनेस के सुपरविजन की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 कंट्रीज हैं बट जो मेंबर्स हैं वो 45 हैं। तो कई ऐसी कंट्रीज हो सकती हैं जिसमें सेंट्रल बैंक के अलावा भी कोई अथॉरिटी हो सकती है जिसका फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकिंग बिजनेस का सुपरविजन करना हो। इसके अलावा इस कमेटी में 9 ऑब्जर्वर्स भी हैं जिसमें सेंट्रल बैंक्स, सुपरवाइजरी ग्रुप्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और अदर बॉडीज इंक्लूड होते हैं। बेसल कमेटी का मेन पर्पस या मेन रोल क्या है? तो जो BCBS है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसका प्राइमरी गोल है स्टैंडर्ड को सेट करना और सुपरवाइजरी मैटर्स पे जो इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं वो इनको दिए जा सकें, इसलिए BCBS को फॉर्म किया गया है। बेसिकली BCBS क्या कर रहा है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है ताकि जो ओवरऑल वर्ल्ड के बैंक्स हैं उनकी रेगुलेशंस को, उनके सुपरविजन को और जो वो प्रैक्टिसेस करती हैं, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं, उसको बेहतर किया जा सके, उसे स्ट्रेंथन किया जा सके ताकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। कई स्टैंडर्ड्स टाइम टू टाइम बेसल कमेटी ने बनाए हैं, एज पर सिचुएशन उसमें चेंजेस लेकर के आया है ताकि जो बैंक्स हैं उनका रेगुलेशन, उनका सुपरविजन और उनकी एक्टिविटीज़ सही तरीके से मॉनिटर की जा सके, प्लस जो वो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, जो वो स्ट्रेस झेल रहे हैं, उससे उन्हें बाहर लाया जा सके। बेसल नॉर्म्स, 3 तरीके के बेसल नॉर्म्स अब तक बनाए गए हैं, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। जो ये बेसल नॉर्म्स हैं इसका मेनली 2 ऑब्जेक्टिव होता है। पहला होता है बैंक्स की रिजिलियंस को इंक्रीज करना या एनहांस करना फ्रॉम इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल शॉक्स। बैंक्स को इस तरीके का बनाना, इस तरीके के स्टैंडर्ड सेट करना कि वो अगर किसी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक शॉक की सिचुएशन में आती हैं, यानी किसी डिफिकल्टी में आती हैं, तो वो उससे बाहर निकल सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव है बैंक्स की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, यानी जो बैंक्स हैं इनकी एक्टिविटीज़ या इनकी वर्किंग की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। एक एक करके हम इन बेसल नॉर्म्स को देखते हैं। सबसे पहला है बेसल 1। बेसल 1 बनाया गया था इन द ईयर 1988। इसे हम बेसल कैपिटल अकॉर्ड भी कहते हैं। इसका मेन फोकस था क्रेडिट रिस्क पे। 3 तरीके के रिस्क आपको देखने को मिलते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। ये 3 तरीके के रिस्क हो सकते हैं। क्रेडिट रिस्क का मतलब है बैंक ने बहुत ज़्यादा लोन्स दिया और उस पर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलना चाहिए वो रिसीव नहीं होता है, तो इसे हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। दूसरा है मार्केट रिस्क। मार्केट में आ रहे चेंजेस की वजह से अगर कोई लॉस की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसे हम मार्केट रिस्क कह सकते हैं, जैसे कि रिसेशन आ जाना या पॉलिटिकल चेंजेस होना, इंटरेस्ट रेट्स में चेंज होना, नेचुरल डिज़ास्टर आना, कोई पेंडेमिक आना, टेररिस्ट अटैक होना। ये सारे कुछ रीजंस हैं जो मार्केट को डाउन करते हैं, जिसकी वजह से बैंक्स को लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं, तो इन्हें हम मार्केट रिस्क कहते हैं। थर्ड है आपका ऑपरेशनल रिस्क। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं या इंटरनल प्रोसेसेस हैं, जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं या जो सिस्टम है, अगर ये फेल हो जाता है या इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑपरेशनल रिस्क देखने को मिलता है। तो ये 3 तरीके के रिस्क हो सकते हैं। बेसल 1 में बेसिकली फोकस क्रेडिट रिस्क पे था। यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया CAR, यानी कि एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बता दी गई कि इतना अमाउंट तो बैंक के पास होना ही चाहिए लोन देने के पहले। तो जो CAR फिक्स किया गया था वो 8% पे फिक्स किया गया था रिस्क वेटेड एसेट्स की। रिस्क वेटेड एसेट्स यानी कि जो भी एसेट्स होते हैं कहीं ना कहीं उसमें रिस्क शामिल होता है। अगर बैंक कई जगह कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स दे रही है, कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स दे रही है, लेकिन यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि जितना उसने लोन दिया है उतना उसको रिटर्न आने ही वाला है, कई बार नुकसान होने की संभावना होती है। ईयर 1996 में मार्केट रिस्क को भी बेसल 1 में इंक्लूड किया गया और इंडिया ने बेसल 1 को अडॉप्ट किया था ईयर 1999 में।
अभी हमने बात किया CAR का, इसके बारे में देख लेते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। CAR का फॉर्मूला है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। अब टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है इसे हम देख लेते हैं। टीयर 1 कैपिटल में आता है बैंक स्कोर कैपिटल, इक्विटी, स्टेटेड रिजर्व्स। बैंक स्कोर कैपिटल इक्विटी यानी कि ओनर का जो फंड होता है, ओनर्स फंड, ओनर ने कितना पैसा लगाया है, प्लस अगर कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, कई बार प्रॉफिट होता है लेकिन बैंक सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है अपने शेयर होल्डर्स में, तो रिटेन्ड अर्निंग भी ओनर्स फंड का हिस्सा होंगी। तो बेसिकली ओनर्स फंड और रिटेन्ड अर्निंग या आप कह सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम कॉमन इक्विटी कहते हैं। ये ज़्यादा रहता है तभी एक बैंक को बैंकरप्सी से बचाया जा सकता है, तो इसे आप फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा है टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल में एडिशनल कैपिटल आती है जैसे कि सीक्रेट रिजर्व्स, सबऑर्डिनेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। सबऑर्डिनेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ अनसिक्योर्ड कहा गया है। सबऑर्डिनेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कुछ ऐसे डेट होते हैं जो कि हाईली रिस्की होते हैं बट इन पे हाई रिटर्न मिलता है। जो भी डिपॉजिटर होता है उसको पता होता है कि अनसिक्योर्ड है, यानी यहाँ पर हाई रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन हाई रिस्क के साथ साथ यहाँ पर हाई रिटर्न भी होता है। तो ये दो कैपिटल आपको देखने को मिलती है। पहले ये तीन थी, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, टीयर 3 कैपिटल। टीयर 3 कैपिटल में फिक्स एसेट्स वगैरह को इंक्लूड किया जाता था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में जान लेते हैं कि फॉर्मूला हमने क्या देखा, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल यानी कि टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट्स इनटू 100। अब ये जो कैपिटल है इसमें ओनर्स कैपिटल भी है और सबऑर्डिनेटेड डेट भी इसमें इंक्लूड किया गया है। मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर ए, ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। 2 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए बैंक को स्टार्ट करने के लिए। 100 करोड़ का डिपॉजिट इस बैंक के पास आता है। अब कुछ पैसे इनको SLR, CRR इन सब में असाइड करने पड़ते हैं। तो मान लीजिए कि कुछ पैसे असाइड किए गए, 20 करोड़ रुपए बैंक ने हटा दिया SLR, CRR इन सब के लिए। अब बचता है 80 करोड़ रुपीस। इसी 80 करोड़ रुपए को वो एज अ लोन दे सकता है। ये 80 करोड़ जो हैं इसने लोन एज अ लोन दिया और इस पे करीब 12 करोड़ का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब ये 12 करोड़ हम बैंक का ओवरऑल प्रॉफिट नहीं कह सकते क्योंकि कुछ कॉस्ट भी होंगे जो बैंक ने इंकर किए होंगे। तो मान के चलते हैं कि 7 करोड़ रुपया कॉस्ट में खर्चा हो गया। तो अब जो ₹5 करोड़ बचता है यही प्रॉफिट होगा जो कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी जगह अगर प्रॉफिट ना हो और ये 12 करोड़ लॉस हो जाए, CAR को बेसल नॉर्म्स में 8% तक मेंटेन करने को कहा गया है और RBI ने इसे कहा है या तो ये 9% होना चाहिए या 9% से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं लॉस तो 12 करोड़ रुपए का है लेकिन ओनर का जो पैसा है वो सिर्फ 2 करोड़ रुपीस है। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 9%, इतना मेंटेन करना होगा बैंक को अपने पास। यानी कि ये जो ओनर वाला फंड है, ओनर्स इक्विटी है या ओनर्स फंड है, ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए। जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा लोन्स बैंक प्रोवाइड कर सकती हैं, ताकि अगर लॉस होता है तो वो इस फंड से उस लॉस को बियर कर सकती हैं और उनको डिपॉजिटर्स के पैसे को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपने इसी एग्जाम्पल में देखें, मान लीजिए कि जो कैपिटल है वो हमने कितना दिखाया कि 2 करोड़ रुपीस कैपिटल है और मान के चलते हैं 126 रिस्क वेटेड एसेट्स हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1.58%, यानी कि जो CAR है वो 1.58% है, जबकि मेंटेन कितना करना है 9% के बराबर। नेक्स्ट ये बेसल 2 अकॉर्ड, ये आया था 2004 में। ये बेसल 1 का रिवाइज्ड वर्जन है। इसमें 3 पिलर्स की बात की गई है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारा वही है, CAR है। दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू। सुपरवाइजरी रिव्यू का मतलब है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं बैंक्स उसको फॉलो कर रही हैं या नहीं।
थर्ड है मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब है कि जो भी रिलेटेड यूजर्स हैं इंफॉर्मेशन के, उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन रिसीव हो। ये 3 तरीके के पिलर्स आए थे बेसल सेकंड अकॉर्ड में या बेसल सेकंड नॉर्म्स के टाइम। इंडिया ने बेसल सेकंड को अडॉप्ट किया था ईयर 2009 में। थर्ड है बेसल 3। बेसल 3 की गाइडलाइन 2010 में आई थी। इसे बेसल 3 ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रेजिलियंट बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस है, इसके शॉक्स को बैंकिंग सेक्टर्स एब्जॉर्ब कर पाए यानी सहन कर पाए, इसके लिए बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाना, ताकि जो बैंक्स हैं वो बैंकरप्सी की तरफ ना जाएं। ये जो बेसल 3 है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इस फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत बुरी सिचुएशंस आई थी जिसमें कई बड़े बैंक्स को बहुत हैवी लॉस उठाना पड़ा था और उन्हें बंद करने की नौबत आ गई थी। बेसल 2 जो था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इस बेसल 3 को लाया गया। बेसल 3 की गाइडलाइन जो थी इसमें 4 एसेंशियल फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है: कैपिटल, लीवरेज, फंडिंग और लिक्विडिटी। अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 12% कर दिया गया है, जिसमें टीयर 1 कैपिटल होना चाहिए 10.5% और टीयर 2 कैपिटल होना चाहिए 2% ऑफ RWA यानी कि रिस्क वेटेड एसेट्स। CAR के एडिशन में 2.5% का रखना है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर का मतलब है कि जब बैंक्स अच्छी कंडीशन में चल रही हैं उस समय कुछ परसेंटेज उन्हें कैपिटल कंजर्वेशन बफर के तौर पे रखना है, यानी कि कुछ पैसे उनको अलग से मेंटेन करके रखने हैं ताकि अगर रिस्क की सिचुएशन आए तो वो उससे बाहर निकल सके। दूसरा है काउंटर साइक्लिकल बफर, ये 0 से 2.5% तक रखना है। काउंटर साइक्लिकल बफर को रखना है हाई क्रेडिट ग्रोथ के टाइम, यानी कि ऐसा टाइम जब बहुत तेजी से लोन्स दिए जा रहे हैं, उस समय काउंटर साइक्लिकल बफर को मेंटेन करना है 0 से 2.5% तक, क्योंकि जितने ज़्यादा लोन्स दिए जाएंगे उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता चला जाएगा लॉसेस का या स्ट्रेस का। तो इसलिए काउंटर साइक्लिकल बफर रखना है 0 टू 2.5% तक का। नेक्स्ट है लीवरेज, कम से कम 3% तक का लीवरेज मेंटेन करना है। ये लीवरेज रेशियो मेजर करता है कि जो बैंक की टोटल एसेट्स हैं उसके कंपैरिजन में जो टीयर 1 कैपिटल है वो कितनी अवेलेबल है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स को मेंटेन करना होता है ताकि 30 दिन के स्ट्रेस पीरियड के अंतर्गत ये जो कैश आउटफ्लोज हैं उसको मीट कर सके। नेक्स्ट है नेट स्टेबल फंड्स रेट NSFR। नेट स्टेबल फंड्स रेट का मतलब है कि बैंक्स की जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी फंडिंग करने के लिए बैंक्स को किसी स्टेडी सोर्स का या परमानेंट सोर्स का प्रयोग करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर अपने आप को रिलाय रखना चाहिए। यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ परमानेंट या लॉन्ग टर्म ऐसे सोर्सेज होने चाहिए फंडिंग के बैंक्स के पास। ये जो बेसल 3 है इसकी जो डेडलाइन थी वो थी 2017। जो बैंक्स हैं उन्हें 2017 तक इसे अप्लाई करना था। इंडिया ने इसे कहा था कि ये मार्च 2019 तक इसे अप्लाई कर लेगी, जिसे बाद में इसने बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया था। जो ये बेसल 3 है पेंडेमिक की वजह से इसको अप्लाई करने की डेट बढ़ा करके 1 जनवरी 2023 कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसल नॉर्म्स के बारे में पढ़ा। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।